हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बच्चों, यहाँ हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो आपका यूरोप है वो 18th सेंचुरी तक वहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट बच्चों आज की तरह जो कंट्री हैं जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, इस तरह का कोई भी देश नहीं था। उस समय जो यूरोप था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था, रियासतों में, जैसे कि 1947 से इंडिया था और वहाँ कोई एक गवर्नमेंट नहीं थी और एक देश की बाउंड्री डिसाइड नहीं थी कि एक सीमा निर्धारित हो कि ये आपका जर्मनी है, फ्रांस है। तो लोग किस जो लोग थे वो अपने आप को किस कंट्री का हिस्सा मानते? क्योंकि किसी देश की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी और आपका जर्मनी और फ्रांस नाम से कोई भी देश नहीं था। ना उनकी कोई एक लैंग्वेज थी और ना ही कोई उनकी एक कॉमन हिस्ट्री थी, ना नेशनल एंथम था, ना नेशनल सॉन्ग था, ना वहाँ की गवर्नमेंट थी। तो जो लोग थे वो किस देश किस कंट्री को अपना मानते या किस अपने आप को किस कंट्री का हिस्सा कहते। बच्चों, फिर बाद में जो लोग थे उनके अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो क्रिएट होना शुरू हुई और ये जो फीलिंग थी वो रिवॉल्यूशनरी उनके अंदर लेकर आए थे। रिवॉल्यूशनरी बच्चों थर्ड स्टेटस के प्रॉस्पर लोग थे, जो कि ट्रेडर्स थे, आपके एजुकेशनलिस्ट थे, लॉयर्स थे। और बाद में जब वो रिच हो गए, पैसे वाले हो गए, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ अपने राइट्स का, उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ और तब उन्हें लगा कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटस के लोग हैं वो उनका एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। तब उन्होंने लोगों को यानी कि एनकरेज किया क्रांति करने के लिए या मूवमेंट्स में भाग लेने के लिए। तो जो थर्ड स्टेटस के प्रॉस्पर लोग थे उन्होंने ही जन सामान्य यानी कि जो नॉर्मल लोग थे, कॉमन पीपल, उनको क्रांति के लिए एनकरेज किया और तब जाकर उनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो क्रिएट होना शुरू हुई और वो डिमांड करने लगे कि एक उनका भी कंट्री होनी चाहिए, उसकी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए, उनकी भी एक कॉमन आइडेंटिटी, कुछ पहचान होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हियर, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। बच्चों, लिबरल नेशनलिज्म का क्या मीन्स था? वी विल रीड हियर। Idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। बच्चों, अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में जो आपकी नेशनल यूनिटी का जो विचार था वो गहरे रूप से लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद के विचार से जुड़ा हुआ था। क्या था ये उदारवाद? देखेंगे। यानी कि नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता का मतलब फ्रीडम से। द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। जो लिबरलिज्म जो वर्ड था बच्चों वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना था, जिसका मतलब था फ्रीडम। यानी कि जो रिवॉल्यूशनरी थे वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहते थे। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ लॉ बिफोर ऑल बिफोर दी लॉ। और जो नए मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो कि पढ़े लिखे थे बच्चों, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीडम मिलनी चाहिए और कानून की नज़र में सभी समान होने चाहिए। पॉलिटिकली इट इम्प्रेसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और राजनीतिक रूप से बच्चों ये चाहते थे कि एक ऐसी सरकार हो जो सहमति से बने, सभी लोगों की सहमति से चुनी जाए। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैज़ स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जी प्रिविलेज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। फ्रांसीसी क्रांति के बाद बच्चों जो लिबरलिज्म थे यानी कि जो उदारवादी जो लोग थे उन्होंने ऑटोक्रेसी और क्लर्जी यानी कि आपके जमींदार वर्ग के पावरफुल लोग और जो पादरी वर्ग था यानी कि चर्च वगैरह पर जिनका अधिकार था, तो उन लोगों को बाय बर्थ जो राइट्स मिले थे उनको फिनिश करने की डिमांड की। एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, एक रिप्रेजेंटेटिव्स की
चुनी हुई सरकार की भी डिमांड की जो कि पार्लियामेंट के थ्रू चुनी जाए। 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्टेट द इन्वॉल्बिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और 19th सेंचुरी में बच्चों जो उदारवादी थे उन्होंने निजी संपत्ति की अनिवार्यता पर भी बल दिया कि जो लोगों के पास जो संपत्ति है वो उनकी खुद की होनी चाहिए, कोई दूसरा उस पर क्लेम ना करे। सफरेज मीन्स होता है बच्चों राइट टू वोट, सभी को राइट टू वोट मिलना। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। बच्चों उदारवादी जो थे बच्चों वो आपके इस बात की डिमांड करते थे कि कानून की नज़रों में सभी एक समान होने चाहिए, लेकिन उनका मतलब इस बात से नहीं था कि सभी को वोट मिले। वो किसी पर्टिकुलर कुछ ही लोगों को वोट राइट टू वोट देने के समर्थक थे। यू विल रिकॉल दैट रिवॉल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। बच्चों आपको फ्रांस की रिवॉल्यूशन जो फ्रांस है वहाँ जो रिवॉल्यूशन हुई थी उसको 9th क्लास में आपने उसके बारे में पढ़ा होगा या आप उसे याद कर सकते हो कि पहला लेबर आपका उदारवाद दी डेमोक्रेसी का प्रयोग फ्रांस में ही हुआ था, और जहाँ पर राइट टू वोट और एक चुनी हुई जो सरकार जो होती है वो सिर्फ जो प्रॉपर्टी वाले जो लोग थे उनको ही राइट टू वोट दिया गया था या उन्हें ही राजनीतिक रूप से कुछ अधिकार मिले हुए थे। जो संपन्न लोग थे, पैसे वाले लोग थे। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। वो मैन जो कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और वुमेन्स जितनी भी थी बच्चों उन्हें यानी कि राजनीतिक वोट से दूर रखा गया, मतलब राइट टू वोट से। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट्स मेल एन्जॉय सफरेज। लेकिन बच्चों जो आपकी जैकोबिन्स की सरकार थी तो उसके समय में उसके टाइम में कुछ समय के लिए जो आपके एडल्ट यानी कि जो नौजवान लोग थे उनको राइट टू वोट का अधिकार मिल गया था थोड़े समय के लिए। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड बैक टू लिमिटेड सफरेज। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट था बच्चों वो दोबारा से सत्ता पर आसीन हुआ तो उसने राइट टू सभी लोगों को जो राइट टू वोट मिला था उसको फिनिश कर दिया एंड रिड्यूस वुमेन टू स्टेटस ऑफ अ माइनर। और वुमेन्स के भी राइट टू वोट को फिनिश कर दिया गया और वुमेन को उन्होंने एक माइनर स्टेटस में रखा, सब्जेक्ट टू दी अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। मतलब कि वो उन पर यानी कि जो वुमेन्स हैं उन पर उनके पिता और हस्बैंड का अधिकार है और उन्हें अपने पिता और हस्बैंड के अंतर्गत रहकर ही काम करना चाहिए। किसको? वुमेन्स को। उन्होंने जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने इस तरह का सिस्टम जो था वो वुमेन्स पर अप्लाई किया। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टाइज्ड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और फिर बाद में बच्चों 19th सेंचुरी में पूरी 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी के प्रारंभ में जो वुमेन्स थी और जो लोग जिन नॉन प्रॉपर्टाइज मैन यानी कि वो लोग जिनके पास संपत्ति नहीं थी वो बच्चों अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करने लगे कि उन्हें भी यानी कि राइट टू वोट मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने आंदोलन मूवमेंट्स करने शुरू कर दिए इसके विरोध में। इन दी इकोनॉमिक स्फीयर लिबरल स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड एक्सेप्टेशंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। बच्चों आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी जो लोग थे आर्थिक क्षेत्र में उनका क्या मतलब था, यानी कि जो उदारवादी थे बच्चों वो आर्थिक क्षेत्र में वो चाहते थे कि सभी जो लोग हैं उन्हें मुक्त बाज़ार की व्यवस्था प्राप्त हो, यानी कि सभी लोग जो हैं उनकी बाज़ार तक पहुंच हो, यानी कि वो मार्केट में किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। और बच्चों वो राज्य द्वारा मतलब जो टैक्स वगैरह आपकी पूंजी और चीज़ों पर लगाया जाता है उसको ख़त्म करने के भी पक्ष में थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर
इमर्जिंग मिडिल क्लास। और 19th सेंचुरी में इस तरह की जो डिमांड थी बच्चों, वो मिडिल क्लास के लोगों द्वारा मतलब काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रही थी कि है ना, जो मार्केट है उस पर सभी लोगों का राइट्स होना चाहिए, और जो राज्य द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वगैरह लिए जाते हैं चीज़ों की आवाजाही पर, उस पर भी रोक लगानी चाहिए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। बच्चों, हम 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो जर्मन स्पीकिंग रीजन थे उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वहाँ कैसी कंडीशन थी। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव्स measure had create out of the countless small principality a federation of 39 स्टेट। बच्चों, जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसके शासन में बहुत सारे छोटे छोटे प्रदेशों से मिलकर मतलब 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। छोटे छोटे जगहों को मिलाकर 39 राज्यों का एक बड़ा संघ यानी कि बड़ा राज्य बनाया गया। ईच ऑफ दिस इम्पोज्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट एंड मेजर। इनमें से प्रत्येक राज्य की खुद की अपनी करेंसी थी, उनके नाप तोल की खुद की व्यवस्था थी 39 स्टेट्स की। मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हेम्सवर्थ टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड would have had to pass through 11 custom varies and pay a customs duty of about 5% at each of them। और बच्चों, 1883 में जब कोई व्यापारी हेम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसको बच्चों 11 सीमा शुल्क के स्टेटों से गुजरना पड़ता था, यानी कि 11 ऐसे स्टेटों से गुजरना पड़ता था जहाँ पर वो शुल्क यानी कि टैक्स पे करे। एंड आ कस्टम ड्यूटीज़ ऑफ अबाउट 5% एट ईच ऑफ देम। और बच्चों, इन 11 जगहों पर वो जो टैक्स देता था उसको बच्चों वो उस 5% सीमा शुल्क उसको देना पड़ता था। ड्यूटीज़ वर ऑफ्टेन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेज़र ऑफ द गुड्स। जो टैक्स बच्चों व्यापारी से लिया जाता था वो उसके सामान के यानी कि जो उसकी चीज़ें वस्तुएं होती थी उनके भार और आकार के अनुसार लिया जाता था। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़र, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एरिया की अपनी नाप तोल की एक अलग व्यवस्था थी, अतः हिसाब किताब लगाने में बच्चों काफ़ी समय लगता था कैलकुलेशन में। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल्स वॉज द एले विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। और बच्चों, कपड़ा नापने की अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कपड़ा नापने की एक इकाई होती थी जिसे हम एले कहते हैं। और हर रीजन में जो कपड़ा जो मेज़र किया जाता था वो अलग अलग लेंथ के आधार पर किया जाता था, यानी कि जो कपड़ा था वो हर स्टेट में एक किले में अलग अलग नाप से दिया जाता था। जैसे एन इले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेमी ऑफ क्लोथ। अगर आप फ्रैंकफर्ट की बात करें फ्रैंकफर्ट में, तो वहाँ एक किले में बच्चों जब आप एक किले कपड़ा ख़रीदते थे तब आपको 54.7 सेमी जो था वो कपड़ा मिलता था। और अगर आप मेज़ में एक किले कपड़ा ख़रीदते थे तब आपको 55.1 सेमी कपड़ा मिलता था। और जब आप न्यूरेमबर्ग में 1 इले कपड़ा ख़रीदते थे तो आपको 65.6 सेमी कपड़ा मिलता था। ऐसे ही था बाकी भी आगे सिस्टम। नेक्स्ट बच्चों, सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्स्टेक टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय न्यू कॉमर्शियल क्लासेस who agreed for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital।
और बच्चों जो आपके नए वाणिज्यिक जो वर्ग था, यानी कि जो नए नए व्यापारी थे, वो ऐसी परिस्थितियों को व्यापार में बाधक मानते थे और उन्होंने एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष की बात रखी, जहाँ पर सभी आपकी जो वस्तुएं हैं उनका आना जाना जो है वो बाधा रहित हो। इस तरह की उन्होंने अपनी डिमांड रखी। इन 1834 अ कस्टम यूनियन और Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of German state। और इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बच्चों 1834 में प्रासा की तर्ज पर पहल पर एक शुल्क संघ ज़ॉल्वेराइन बनाया गया, जिसमें बच्चों ज़्यादातर जर्मन राज्य शामिल थे। द यूनियन abolished tariff barrier and reduced the number of currency from over 32 to 2। और जो संघ था बच्चों उसने टैरिफ बैरियर जो थी वो ख़त्म कर दी, यानी कि जो व्यापार पर ज़्यादा शुल्क लिया जाता था हर जगह पर उसे समाप्त कर दिया। और यानी कि जो अलग अलग करेंसी में उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था उसको भी उन्होंने घटाकर सिर्फ 2 ही तरह की करेंसी को अलाउड किया जिसमें उन्हें टैक्स पे करना कर सकें। द क्रिएशन ऑफ अ न्यू network of railway further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification। और बाद में बच्चों रेलवे का जाल बिछ जाने से, यानी कि रेलवे क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हो जाने से जो लोगों के आर्थिक हित थे अब वो राष्ट्रीय हित में कन्वर्ट होने लगी। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्टैंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट ग्रोइंग एट दी टाइम। और उस समय बच्चों जो लोग थे उनमें व्यापक रूप में राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी वो पनप रही थी, और वो राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर को मजबूत करना शुरू कर दिया। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।